शादी के 3 साल बाद भी हमारी कोई औलाद नहीं थी। शायद बांझ थी मैं, क्योंकि बहुत इलाज भी करवाया पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। हम दोनों एक बच्चे के लिए बहुत तरस गए थे। जब भी किसी का बच्चा देखते तो एक अलग सी मायूसी छा जाती थी मन में कि ना जाने कब हमारी गोद भरेगी। खैर, अब जो था वो था। जब काफी इलाज के बाद भी हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी। पर आप तो जानते ही हो कि आईवीएफ करवाने में खर्चा बहुत आता है और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं थे। इसी दौरान मेरे पति को विदेश में नौकरी ऑफर हुई तो उन्होंने मुझे समझाया कि अभी हमें पैसों की सख्त जरूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने तो नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेले ही रहती थी। वो तो भगवान का शुक्र था कि हमारा शहर में खुद का घर था और उनके जाने के बाद कम से कम ये तसल्ली तो थी ही कि मैं अपने घर में हूँ। हाँ, अकेले रहने में थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरियां इंसान को क्या कुछ नहीं करने को मजबूर कर देती। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़ विदेश जाना पड़ा। वो तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था और मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो पड़ोसी मदद के लिए तैयार रहते थे। मेरे हस्बैंड का नाम नमन था और अब उन्हें विदेश गए हुए 3 से 4 महीने गुजर चुके थे। दिन ऐसे ही अकेले कट रहे थे। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन का फोन आया। उनकी और मेरी उम्र में काफी फर्क था, इतना कि उनके बच्चे मेरे ही हम उम्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बेटा समीर पढ़ाई के लिए मेरे ही शहर आ रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी, पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ऐतराज नहीं हो तो मेरे बेटे समीर को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और तुम तो उसकी मासी हो। मासी तो माँ समान होती है। वो तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे भी उसकी फिक्र नहीं होगी। समीर के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई, पर अब मुझे अपने पति की इजाजत की जरूरत थी। जब ये बात मैंने नमन को बताई तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेले रहती हो, समीर आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ काम कर पाऊंगा। जब मुझे नमन की तरफ से इजाजत मिल गई तो ये बात मैंने अपनी बड़ी बहन को भी बताई। वो भी बहुत खुश हुई और अगले 1-2 दिनों में समीर हमारे साथ रहने के लिए आ गया। उसके आने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा, नहीं तो नमन के जाने के बाद ये पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता था। वो बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। कभी अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहता, मासी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम करो, और वो अकेला ही घर का सारा काम कर लिया करता था। जब से आया था तब से रोज रात को मुझे चॉकलेट दूध बना कर देता था। मैं दूध पीती और सो जाती। जब सुबह सोकर उठती तो खुद को बहुत फ्रेश महसूस करती थी। मैं उसको अक्सर कहती थी कि तुम बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। वो हंसते हुए कहता था कि मासी ये तो मेरे हाथों का कमाल है, इतने प्यार से आपके लिए दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैं भी उसे छेड़ती हुई कहती कि अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिससे भी होगी वो बहुत खुशनसीब होगी, क्योंकि तुम उसका ख्याल रखोगे। यही कहकर हम दोनों हंसने लगते। वो और मैं अक्सर ढेर सारी बातें करते। वो अपने कॉलेज की बातें करता और मैं उसकी बातों पर हंसती रहती थी। वो मुझसे कहता था कि आप मेरी मासी से ज्यादा मेरी दोस्त हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। समीर घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर तो मैं बेहोश होते होते ही बची थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। आखिर ये सब कैसे हो सकता था? नमन को विदेश गए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। मैं हक्का बक्का सी रह गई। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा कि अभी तक तो आप इसी चीज का ट्रीटमेंट करवा रही थी और जब प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप भगवान का शुक्र करने के बजाय परेशान हो रही हैं। अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बदहवास से खड़ी रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ कहा नहीं और रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई। पर मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू थे।
और आखिर ऐसा कैसे हो सकता था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर में मेरे और समीर के अलावा तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये सब सोचकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग बार बार समीर की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो मेरी सगी बहन का बेटा था ना, मैं तो उसके लिए उसकी माँ समान थी। फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर हकीकत भी तो मेरे सामने ही थी। यही सब सोचते हुए मैं किसी तरह अपने घर पहुंच गई। घर आते आते शाम हो गई थी। समीर घर पर आया हुआ था। मैंने दरवाजे की डोरबेल बजाई तो समीर ने दरवाजा खोला, मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, मासी अब कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए परेशान था, कब से आपको फोन लगा रहा था, आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। मैं घर के अंदर आई तो मेरे पीछे पीछे आता हुआ वो ये सारी बातें कर रहा था। उसने मुझे पानी और चाय का पूछा, पर मैंने उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। समीर ने कहा, मासी आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आप ठीक तो हो? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दराज में रख दी और अपनी फूटी हुई किस्मत को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। सोचने समझने की क्षमता तो मेरी खत्म ही हो चुकी थी, क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा था। समीर मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बहन का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और समीर की माँ मेरी सबसे बड़ी बहन थी। जब तक उनकी माँ की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र लगभग 8 साल थी और समीर जब पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक सिर्फ समीर पर ही जा रहा था। इस घर में कोई और तो था ही नहीं। मैं अपना सर अपने दोनों हाथों से लेकर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से समीर मुझे दूध बनाकर देता है और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती थी। तो क्या समीर मुझे दूध में कुछ मिलाकर दे रहा था? और मेरे सोने के बाद फिर मेरे साथ ये सोचते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी कि क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसकी मासी थी, माँ ही तो थी। वो कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता था? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हुआ होगा? आज मुझे क्या लग रहा था इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। मुझे अपने ही शरीर से घिन आ रही थी। मुझे याद आने लगा कि जब बचपन में समीर मेरी बड़ी बहन के साथ होता तो मुझे देखते ही मेरी गोद में आ जाता और अपनी तोतली जुबान से मुझे माची बोलता था। वो तो मुझे हमेशा से ही बहुत संस्कारी लग रहा था, फिर वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत कर भी कैसे सकता था? मैं यही सब सोच रही थी कि समीर मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा उसके हाथ में दूध का ग्लास था। वो मेरे लिए चॉकलेट दूध बनाकर लाया था और बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही मैं घबराकर उठ खड़ी हुई, जैसे ना जाने क्या ही कर देगा वो मेरे साथ। मेरा ऐसा बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि क्या बात है मासी, आप इतनी क्यों घबराई हुई हैं? सब ठीक तो है? ये लीजिए, दूध पी लीजिए और आराम करिए। ये बोलते हुए उसने दूध का ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने दूध का ग्लास लेकर साइड टेबल पर रख दिया और सख्त लहजे में कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। वो थोड़ा घबरा गया और उसने पूछा कि क्या बात है मासी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? उसकी ये हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद वो मेरे सामने कैसे ड्रामे कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मेरा मन तो कर रहा था कि उसके मुंह पर ग्लास फेंक कर मारूं और साथ में 2 थप्पड़ अलग से लगाऊं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा कि तुम जाओ, मुझे सोना है। मेरा इतना कहते ही वो उठकर बाहर जाने लगा। कहने लगा, ठीक है मैं जा रहा हूं, पर आप दूध पी लेना, आपको अच्छी नींद आ जाएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने की जिक्र करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि दूध में मिलाकर वो मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा था। उसके जाते ही मैंने उस दूध के गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। कमरे की लाइट बंद करके सो गई, पर मैं नींद में नहीं सोई थी। मुझे उस वक्त का इंतजार था कि समीर मेरे कमरे में आएगा, पर 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया पर समीर मेरे कमरे में नहीं आया और अब मुझे नींद भी सताने लगी थी।
मुझे लगा था कि शायद उसको शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूं। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद से मैं भी सहम गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी कि जिससे मेरे साथ कुछ और भी गलत हो। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह उठकर मैं समीर से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। ये सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे का दरवाजा बहुत तेज तेज बज रहा था। जब अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने समीर था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया था? उसका रोब जमा कर ये पूछना मुझे खटक गया था। आखिर कौन होता है वो मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? बात तो ये थी कि उसे तकलीफ इस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। अब जो गंदा काम वो मेरे साथ करता था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो चिल्ला रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरे गुस्से को देखते हुए वो कुछ हैरान हुआ और फिर नरम लहजे से बोला, मासी आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, पर जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो परेशान होकर मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो गई हो, डर लग रहा था मुझे उसकी झूठी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और यही कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकली और सहेली के घर चल पड़ी। वो मेरे पड़ोस में ही रहती थी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती थी, पर यह बात मैं उसे कैसे बता सकती थी? पर मेरी मजबूरी भी तो थी। मुझे किसी न किसी को तो अपने साथ अबॉर्शन के लिए लेके जाना था, क्योंकि मेरे पति नमन अगले महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो पाता। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना था। मैंने अपनी सहेली को अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई, सोचा अस्पताल जाकर ही बताऊंगी। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी? उसने कहा ठीक है। मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई, वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला कि समीर भी घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर पर अच्छा नहीं लग रहा। ये सब जानने के बाद उसने खुद ही मुझे अपने घर पर रोक लिया। अगले दिन हम दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मैं घर जाकर तैयार होके आती हूँ, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। घर आई तो ऐसा सरप्राइज मिला कि लगा कि किसी ने पैरों तले में जमीन खींच ली हो। मैंने देखा कि घर पर मेरे पति नमन आए हुए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, कहां पर थी तुम? मैं उन्हें देखते ही उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा अबॉर्शन कैसे होगा। नमन ने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आ गया हूं। वैसे मैं अगले महीने आने वाला था, पर अभी आ गया क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी नमन के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद समीर अपने कमरे में सोने चला गया और मैं और नमन अपने कमरे में। नमन बहुत थके हुए थे। उन्होंने थोड़ी बहुत मुझसे बातें की और फिर सो गए। मुझे कहाँ ही नींद आने वाली थी। पूरी रात मैं यही ही सोचती रह गई कि अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊं। कल क्या, अब तो मैं किसी भी दिन कैसे ही जा पाऊंगी, क्योंकि अब तो नमन आ गए हैं। उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। यही सब सोचते विचार कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैंने देखा नमन सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। इस समय तक समीर भी जाग गया था और वो चाय बना रहा था। मुझे देख वो किचन से आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको नमन मासा जी का सरप्राइज? मैंने उसे गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा कि किस कदर की ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत भरी अदाकारी कर कैसे लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मासी कहते हो और दूसरी तरफ ये सब। मैं ये सब सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए बिना सोचे समझे मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया। और वो था कि अभी भी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, मासी क्या कह रही हो आप? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया है कि आप मुझसे इस तरह बातें कर रही हो? मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में गई तो देखा नमन अभी भी सो रहे थे। मैंने रिपोर्ट निकाली और समीर के पास चली आई। वो वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से उसके मुंह पर रिपोर्ट फेंक दी। मैंने कहा, ये पढ़ो और अपना मनहूस चेहरा लेकर नमन के उठने से पहले यहां से दफा हो जाओ।
मैं गुस्से से दबे लहजे में बोल रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नमन को इस बात की भनक भी पड़े। समीर ने जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी वहां पर नमन भी आ गए और सीधा समीर के पास गए और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। नमन को रिपोर्ट पढ़ता देख मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो गया। सब कुछ जानने के बाद नमन मुझे अब छोड़ देंगे। सोचते सोचते कब गिरकर बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया मैंने। मैं बेड पर लेटी हुई थी और नमन बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। समीर भी वहीं खड़ा था। नमन को देखते ही मैं रोते हुए कहने लगी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। समीर ही दूध में मुझे कुछ मिलाकर देता था। भगवान के लिए मुझे मत छोड़िएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर नमन मेरे पास आया और मुझे गले से लगा लिया। कहा तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सच किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट के साथ बदल गई। ना तुम प्रेग्नेंट हो और ना ही समीर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। समीर की नजर जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वो रो रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मासी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ और आप में कभी कोई फर्क नजर नहीं आया। मैंने आज तक किसी लड़की को नजर तक उठाकर नहीं देखा। आप तो मेरी माँ समान है। वो रो रोकर सारी बातें कह रहा था। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से रिपोर्ट की अदला बदली ने मुझे अपने भांजे के सामने ही शर्मिंदा करके रख दिया था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।